जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ क्लास 11th का अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में। और वर्तमान में इसका तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी और उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके जनक किसको माना जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जनक माने जाते हैं मिस्टर आर्यभट्ट को, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। ये आर्यभट्ट साहब जो हैं, ये हमें खगोल शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। इन्होंने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करके उनकी दूरी को कैसे मापा जा सकता है, उसके बाद उस कौन सा किस एंगल पर कब कहाँ घूमता है, जिसके कारण ज्वार-भाटा आता है, ये सारी चीज़ों का, जैसे क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स के आधार पर ही सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। तो अब चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते किसको हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सब ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, TRIGON, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन और मेट्रॉन को मिलाकर के ट्रिगोनोमेट्री शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दो ग्रीक शब्द ट्राइगोन और मेट्रॉन से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण हुआ है, और जिसका अर्थ क्या है, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अब ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको है, इसी से हम इसका परिभाषा भी बना सकते हैं। गणित का वैसा भाग जिसमें कि हम किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा उसके कोण के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा कोण के बीच के संबंध को हम जिस गणितीय भाग में पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। मतलब त्रिभुज के कोण तथा उनके भुजाओं, कोई ट्रायंगल है, सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एंगल, यह है, इसको अगर हम एंगल मान लें थीटा, इसका नाम रख दें ABC, ठीक है। तो इस त्रिभुज के कोण तथा इनके भुजाओं के बीच में जो संबंध बनते हैं, उन्हीं को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि अगर यह राइट ट्रायंगल है, जहाँ के एंगल C 90 डिग्री है, तो अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो इसके लिए बेस यह हो जाएगा, हाइपोटेनियस यह हो जाएगा और परपेंडिकुलर यह हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने की भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर लिया जाता है। और जिन दो भुजाओं से यह बनती है, उसमें बड़ी भुजा को हाइपोटेनियस तथा छोटी भुजा को बेस कहा जाता है। समझ में आ गया। त्रिकोणमिति किसको कहेंगे, त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण तथा उनके भुजाओं के बीच के संबंध को जिस शास्त्र में हम पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। सीधा सा इसका डिफिनेशन है, इसको आप लिख भी सकते हैं, हम बोल दिए हैं। अब देखिए यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या सब होता है, जैसे जियोग्राफी में होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, ऐसे बहुत सारे, ओशनियोलॉजी में, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में तो होता ही है, जैसे मान के चलिए आपको किसी चीज़ का ग्राफ बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है, उसमें हम उसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करके उसका जो है सो हम बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं।
कोई पुल बनाना है तब भी वहाँ ट्रिगोनोमेट्री का हम उपयोग करते हैं। मतलब ट्रिगोनोमेट्री एक भास्ट एरिया में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि यह जो है, यह मान के चलिए अर्थ है। सपोज कीजिए कि यह अर्थ है और इस अर्थ पे, इस अर्थ में यहाँ पर हम खड़ा हैं। ठीक है, इस पृथ्वी के इस भाग पर अगर हम खड़ा हैं और यहाँ पर भूकंप का केंद्र है, यहाँ से यहाँ भूकंप भूकंप आ रहा है, भूकंप आया है जिसमें जिसका केंद्र फोकस कहाँ है, यहाँ है। तो हम यहाँ खड़े खड़े हम यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमको कितना झटका लगेगा। कैसे पता लगाएंगे? हम इस दूरी को निकाल करके इसका पता लगा लेंगे कि हमको कितना झटका लगेगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन से हम इसका इसके ठीक ऊपर का पॉइंट पता कर लेंगे। इसको तो हम नाप ही सकते हैं, इसको नाप लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई में यह भूकंप आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी, इसमें जो आप देख रहे हैं नदियों का बहना, नदी जो है सो पहाड़ से निकलती है, झरना झरना के रूप में, झरना से लेकर के फिर धरातल पे आती है, किस किस तरह से वो बहती है, ये सारा चीज़ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि फिजिक्स में देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक चित्र है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये वायर लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको हम एक ग्राफ के रूप में अगर हम इसको बनाते हैं, इसको जब हम सेट करते हैं तब यह बल्ब जल पाता है, इसको स्विच ऑन करने पर। तो ये सारे चीज़ों का उपयोग जो हम कर पाते हैं किसके आधार पर, ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर इसका ग्राफ बना करके हम इसको बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप देखिए, केमिस्ट्री में जो है सो अगर मान के चलिए हमको अणुओं की संरचना संरचना ज्ञात करनी हो, अणुओं की संरचना ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करते हैं। जैसे यह देखिए, यह देखिए यह क्या है, अ, अणु अणु का यह संरचना है। और इस अणु के संरचना में यह कौन सा आकार का बन रहा है, या कौन सा एंगल कहाँ पर बना हुआ है, कितने एंगल पर कौन सा उसका साइड जुड़ा हुआ है, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ओशनोग्राफी में जैसे मान के चलिए कि समुद्र में ज्वार भाटा आने वाला है, तो कितना ऊंचा ज्वार भाटा आएगा इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, यह तीनों किस स्थिति में आएगा तो कितना ज्वार आएगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे यह देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो है, उसके बाद तबला है, बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट है, वीणा है, झाल है, ठीक है, बांसुरी है। इन सारे चीज़ों का को बनाने में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें देख रहे हैं आप, ये तार लगा हुआ, ये कौन सा तार कितना लंबा होगा, कितना टाइट होगा, कितना एंगल पर लगा हुआ होगा, तो उससे किस तरह का ट्यून निकलेगा, इन सारे चीज़ों को का निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करके उसको बेहतरीन से बेहतरीन बना पाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए उसके बाद कि अगर हम इंडिया में हैं, मान के चलिए इंडिया के इस भाग में हम गोवा में हैं, गोवा में है, गोवा से हमको जाना है अमेरिका। तो अमेरिका जाने के लिए हमको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, फिर किधर से किधर जाना पड़ेगा, किस एंगल पर हम जाएंगे तो वह कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा हमको यहाँ पहुँचने के लिए, और किस किस रास्ते से हम जाएंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे सारे चीज़ों को हम ग्राफ के रूप में बना सकते हैं, और वहाँ से की दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कहाँ से शुरू होता है, एंगल से शुरू होता है। तो एंगल होता क्या है, वैसे 9th-10th में आप लोग पढ़े ही होंगे एंगल क्या होता है। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए कि यह पॉइंट है, इसका नाम है ओ। इस पॉइंट से निकलने वाली दो किरणें, ठीक है, एक किरण ओ ए निकल रही है, ठीक है, एक किरण ओ ए निकल रही है और दूसरी किरण निकल रही है ओ बी। ठीक,
अब यह क्या होगी, ओ बी होगी। दो किरणों के बीच के झुकाव के, इसके बीच का जो झुकाव होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग तो वो 9th 10th की भाषा में बोले अभी। अब क्या है कि हम लोग अब जब 11th में आ गए हैं तो अब क्या होता है कि एंगल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से दो किरण जो है, एक किरण को हम लोग क्या करते हैं, अस्थिर कर देते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक किरण कहते हैं, प्रारंभिक भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक भुजा और दूसरी दूसरी किरण जो जो कि ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको हम मान लेते हैं द्वितीयक भुजा, सेकेंडरी सेकेंडरी साइड कहते हैं इसको। ठीक है। या इसको भ्रामक भ्रामक किरण भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक 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 भुजा, और इसको क्या कहते हैं, भ्रामक भुजा, भ्रामक भुजा। ठीक है। या सेकेंडरी सेकेंडरी साइड। ठीक है। अब है कि भ्रामक मतलब होता है घूमने वाला। जैसे मान के चलिए कि यह जो आप देख रहे हैं कि यह क्या है, एक मार्कर है। इस मार्कर में हम क्या करते हैं, दूसरा ये लगा देते हैं। अब देखिए कि आपको उंगली दिख रहा होगा, आगे थोड़ा उंगली से बड़ा है मार्कर, तो मार्कर भी दिख रहा है। तो मान के चलिए इसके बराबर ही हम कोई ले लेते हैं ऐसा। तो अब देखिए कि इसको हम अगर इस तरह से घुमाना शुरू करें, देखिए यह मार्कर स्थिर है और हम उंगली को घुमाना शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यह ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है। यह ऊपर की ओर जब उठ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह पॉजिटिव एंगल बना रहा है। हम क्या देखें कि यह उंगली जो है ऊपर की ओर उठ रहा है। तो ऊपर की ओर जब यह उठ रहा है तो इसके बीच का जो झुकाव पैदा हो रहा है, यह क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यह जब साइड भ्रामक भ्रामक भुजा जो है ऊपर की ओर उठता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। मतलब इसको कहते हैं धनात्मक कोण बन रहा है। ठीक है। या इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा तो धनात्मक कोण बनता चला जाएगा, वो अंतिम में आके फिर इसी लाइन पर आ जाएगा घूमते घूमते। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक कोण। अब धनात्मक कोण किधर घूमता है, ऊपर की ओर घूम रहा है। ऊपर की ओर यहाँ कहने से यह क्लियर नहीं होगा। इसको क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में घूमता है। पृथ्वी जिस 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 तरह से अपने अक्ष पर घूमती है, उसी तरीका से अगर यह घूमा तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एंगल होगी। या फिर इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अगर हम भ्रामक भुजा को प्राथमिक भुजा से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो इस प्रकार से बना हुआ एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। और सपोज कीजिए कि यह स्थिर रेखा है, स्थिर किरण है, और यह भ्रामक किरण क्या करती है, घड़ी की दिशा में घूम जाती है। ठीक है। घड़ी की दिशा में अगर घूमती है तो यह क्या कहलाती है, निगेटिव एंगल कहलाती है। ठीक है। अब गौर कीजिए, घड़ी की दिशा में अगर यह घूम रही है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की दिशा में अगर घूमती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घड़ी के सुई के दिशा में अगर हम किरण को घुमाते हैं तो यह क्या बनाती है, निगेटिव एंगल बनाती है। मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के घूर्णन की दिशा जो होती है उसके उल्टा दिशा में अगर हम एंगल को बनाते हैं, पृथ्वी घूमती है ऐसे, अगर हम ऐसे एंगल को बनाना शुरू करें, मतलब इस तरह से यह घूमना शुरू करे भ्रामक किरण, तो इस प्रकार से बना हुआ एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है। समझ में आ गया। हमने क्या देखा कि एंगल को दो तरीके से हम माप सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल के रूप में। ठीक है। यहाँ क्या होती है, निगेटिव एंगल होती है, और यह पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव कब होगा, जब पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में या फिर घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो होती है पॉजिटिव एंगल। अगर घड़ी के सुई के दिशा में अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो क्या होती है, निगेटिव एंगल होती है। ठीक है। चलिए, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मापा कैसे जाता है, वो तो हम देखें एंगल बनता कैसे कैसे है। ठीक है। एंगल बनता कैसे कैसे है, धनात्मक और ऋणात्मक रूप में बनता है। मतलब एंगल पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। पॉजिटिव कब बनता है, जब घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घूमती है तो पॉजिटिव एंगल बनती है, और घड़ी के सुई के दिशा में अगर घूमती है तो निगेटिव एंगल बनती है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों को मापने की के तरीके। अब देखिए कि कोनों को मापने का इकाई क्या सब होता है। वैसे तो हम लोग क्लास पहले
जब हम 11th में पढ़ते तो उसमें 3 तरह से मापा जाता है एंगल को। पहला डिग्री मेजर, दूसरा रेडियन मेजर और तीसरा ग्रेड मेजर, ठीक है। तो लेकिन अभी इस सिलेबस में क्या किया है, ग्रेड मेजर को आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दो ही तरीके से पढ़ेंगे, दो ही यूनिट पढ़ेंगे। किसका, मेजरमेंट ऑफ एंगल को मापने का यूनिट दो ही हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डिग्री मेजर और दूसरा पढ़ेंगे रेडियन मेजर, ठीक है। अब डिग्री मेजर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। डिग्री मेजर क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं पहले। सपोज कीजिए कि यह एक सर्कल है, मान लेते हैं कि यह एक सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको आप लोग मैनेज करेंगे। सपोज कीजिए कि यह सर्कल है और इसका सेंटर है ओ, ठीक है। इस सेंटर ओ पर, इसका सेंटर ओ है और ओ ए इसकी त्रिज्या है, आर है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, इस त्रिज्या से इस त्रिज्या को क्या करते हैं, घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो घुमाना जब स्टार्ट करेंगे तो यह घूमते 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 कहाँ तक आ जाएगा, पुनः इसी लाइन पर आ जाएगा, पुनः ओए पर ही आ जाएगा। या ओए चलना शुरू किया और घूम के क्या किया, उसी पर आ गया। या फिर ओ बी है, ओए चलना, ओए अगर अस्थिर रेखा मान लें तो ओ बी को क्या करेंगे, हम घुमाना स्टार्ट करेंगे, ओ बी को घुमाना स्टार्ट करेंगे और यह घूमते घूमते क्या आ जाएगा, फिर पुनः बी पर आ जाएगा, घूमते घूमते यह, ठीक है। यह घूमते घूमते अगर बी पर आ जाता है तो इस प्रकार जितना एंगल सेंटर पर बनता है, मतलब किसी भी सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल बन जाता है उन सारे एंगलों को अगर हम 360 बराबर भाग में बांट देते हैं, मतलब किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस द्वारा सेंटर पर बना हुआ पूरे के पूरे एंगल को अगर हम 360 बराबर भाग में बांट देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री किसको कहेंगे समझ में आ गया, कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर उसके सरकमफ्रेंस के द्वारा, उसके सरकमफ्रेंस मतलब परिधि के द्वारा केंद्र पर बना हुआ टोटल एंगल टोटल एंगल को अगर हम 360 बराबर भाग में बांट देते हैं तो इससे जो हमको मिलता है एक एंगल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है। उसका मेजरमेंट क्या होता है, 1 डिग्री उसको माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वृत्त के सेंटर पर कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री का एंगल बन गया। मतलब हो गया वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर उसके परिधि द्वारा कुल कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। क्यों बनता है अभी समझ में आ गया, क्योंकि हमने देखा कि वृत्त के परिधि द्वारा जितना भी कोण बना सेंटर पर, उसको अगर हम 360 बराबर भाग में बांटे तो उसका एक भाग का नाम क्या रखा गया, 1 डिग्री रखा गया। तो अगर एक भाग का नाम 1 डिग्री है, एक भाग का माप 1 डिग्री है, तो पूरा 360 भाग का माप कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि अगर इस 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांट देते हैं, अगर 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटते हैं, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, हो सकता है ये ज्यादा आपको नजर आ रहा हो, मान लेते हैं कि अगर यह 1 डिग्री का कोण हो और इसको अगर हम 60 बराबर भागों में बांट दें, इसको हम क्या करें, 60 बराबर भागों में बांट दें, तो इस प्रकार से बना हमको एक भाग क्या कहलाएगा, 1 डिग्री बटा 60 अगर कर लेते हैं तो यह हमको क्या देता है, एक भाग इसका क्या देता है, 1 मिनट का एंगल देता है, ठीक है।
एक भाग जो हमको मिलेगा उसको उसका नाम क्या रखा गया है, 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री के कोण को अगर 60 बराबर भाग में बांटते हैं तो इस प्रकार बना हुआ कोण क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मिनट को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में डॉट द्वारा डिनोट करते हैं। मिनट को ऊपर में अगर डॉट लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका मिनट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए कि अगर 1 मिनट के एंगल को मान के चलिए थोड़ा देर के लिए कि यह जो है 1 मिनट का एंगल है और यह कितना है, 1 मिनट का एंगल है, 1 मिनट का एंगल है। और इसको अगर हम 60 बराबर भाग में बांट देते हैं, 1 मिनट को के एंगल को अगर हम 60 बराबर भाग में बांट देते हैं तो क्या कहलाता है, अगर 1/60 मतलब 1 मिनट बटे 60 कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1 सेकेंड का एंगल मिलता है। मतलब कि 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। डिग्री मेजर में हमको इतना ही पढ़ना था। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम, इसको पढ़ेंगे कैसे, 60 सेकेंड। सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया कि वृत्त के केंद्र पर उसके परिधि द्वारा कुल कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, इनका उपयोग हम लोग करेंगे, आगे बताएंगे आपको किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। वही चीज जो हम अभी बता रहे थे वही चीज यहाँ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है कि इसको सपोज कीजिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यह एक सर्किल है। ठीक है, क्या माने कि यह एक सर्किल है और इस सर्किल में, इस सर्किल का सेंटर है O और इस सेंटर से एक त्रिज्या हम खींच रहे हैं R। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। और इसी त्रिज्या के बराबर, जितना त्रिज्या यहाँ पर, जितनी त्रिज्या की लंबाई है उतनी ही लंबाई का एक आर्क ले लेते हैं। ठीक, जितना त्रिज्या का लंबाई है उतना ही अगर हम चाप ले लेते हैं तो इस प्रकार बना सेंटर पर कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। रेडियन को हम लोग क्या कहते हैं, सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, RED द्वारा या सी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या हम लोग समझे कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 1 रेडियन कहलाता है। फिर से समझें, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 1 रेडियन माप का कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर हम एक वृत्त ले लिए जिसका कि R त्रिज्या है और इसी का चाप अगर हम R के बराबर ले लेते हैं, R के बराबर ही अगर हम चाप लेते हैं तो इस प्रकार बना हुआ एंगल क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, यह R ही अगर हो तो यह क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए, 1 रेडियन हमने समझ लिया कितना होगा। अब गौर कीजिए कि हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि हम लोग 10वां में पढ़े थे, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। हो सकता है आप पहले क्लास में भी पढ़े हो, उससे मतलब 10वां से पहले भी हो सकता है आप जान गए हो। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना क्या होता है, 2 पाई r होता है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि में कितना r है, 2 पाई r है, 2 पाई r है। वृत्त की परिधि में कई बार r आएगा, 2 पाई बार r आएगा। ठीक है, तो हम क्या अभी पढ़े थे कि एक किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप, मतलब इस सरकमफ्रेंस का, इस परिधि का r, ये जो हम अगर ले लेते हैं r, इस परिधि का एक भाग अगर हम r लेते हैं तो इसके द्वारा जो है सो केंद्र पर कितना रेडियन का कोण बनता है, 1 रेडियन का कोण बनता है। तो अगर 2r ले लेंगे तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 2 रेडियन का कोण बनेगा। 3r लेंगे तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 3 रेडियन का कोण बनेगा। 4r लेंगे तो 4 रेडियन का कोण बनेगा। इसी तरह से अगर हम पाई रेडियन ले लेते हैं
पाई रेडियन सॉरी पाई रेडियस ले लेते हैं तो सेंटर पर कितना कोण बनेगा, पाई रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, एक रेडियस से एक रेडियन का कोण बन रहा है, तो पाई रेडियन से पाई रेडियस का कोण बनेगा। तो सरकमफ्रेंस तो होता है 2 पाई आर ना, सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर होता है, तो इसीलिए वृत्त की परिधि पर कितना कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। इसीलिए वृत्त की परिधि केंद्र पर कितना रेडियन का कोण बनाती है, 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। समझ गए कैसे 2 पाई रेडियन का कोण बना, क्योंकि एक रेडियस के द्वारा हम क्या करते हैं, सेंटर पर बना हुआ कोण एक रेडियन मानते हैं, इसीलिए 2 पाई रेडियस जो है वो सेंटर पर कितना कोण बनाएगी, 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि अभी क्या पढ़े थे कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में आर लंबाई के चाप केंद्र पर कितना कोण बनाती है, आर 1 रेडियन का कोण बनाती है। तो 2 पाई रेडियन कब बनती है, उसके सरकमफ्रेंस के द्वारा सेंटर पर बना हुआ कोण, मतलब वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कुल कोण कितना हो जाएगा, एक बार में 2 पाई रेडियन हो जाएगा। अब देखते हैं, मान के चलिए कि यह क्या है, एक वृत्त है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है और इस वृत्त का सेंटर है O और इसकी रेडियस है R। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जितना लंबाई इस R का है, रेडियस का है, उतना ही लंबाई का अगर हम चाप ले लेते हैं तो सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बनता है, सेंटर पर कोण बनता है 1 रेडियन का कोण बनता है। ठीक है, तो यह कितना है, R है, यह भी R लिए, यह भी R लिए, तब सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बना, 1 रेडियन का कोण बना। अब मान के चलिए कि और उसके बाद क्या हमने पढ़ा कि इस पूरे सरकमफ्रेंस के द्वारा यह पूरा A से लेकर स्टार्ट किया, फिर A पर अगर घूम कर चले आए तो यह जितना भी R इसमें आएगा उसके द्वारा टोटल कोण कितना बना, 2 पाई रेडियन का कोण बना। पूरा में लिए तो उतना, अगर मान के चलिए वो R का मल्टीपल नहीं हो, डायरेक्टली मल्टीपल नहीं हो, और कोई भी यहाँ से हम काट लिए, सपोज कि ये यहीं कट गया, तब यहीं से हम काट लेते हैं, तो इसको अगर हम मान लेते हैं L, किसका, AB का लंबाई हम मान लेते हैं L, चाप AB का लंबाई अगर हम L मान ले, चाप AB का लंबाई अगर हम L मान ले, तो इसके द्वारा सेंटर पर कितना कोण बनेगा यह निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए यह एंगल कितना बन रहा है, थीटा रेडियन कोण बन रहा है। ठीक है, क्या करते हैं कि चाप L द्वारा केंद्र पर थीटा रेडियन का कोण बनता है, यह मान लेते हैं। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, अगर मान के चलिए आपको L मतलब ये चाप AB की लंबाई दी गई हो और रेडियस दी गई हो, तो आप इस थीटा को कैसे निकालेंगे, इस चीज को गौर कीजिए। हमने अभी क्या पढ़ा, चूंकि R यूनिट मैक्स 1 रेडियन एंगल ऑन सेंटर ऑफ सर्किल। हमने अभी क्या पढ़ा कि R यूनिट मतलब R इकाई जो है क्या करती है, R लंबाई की माप जो है, मतलब रेडियस के लंबाई की माप जो है वह सेंटर पर कितना बनाती है, 1 रेडियन का कोण बनाती है। तो इसीलिए एक यूनिट क्या करेगी, 1/r रेडियन का कोण बनाएगी। आप लोग चूंकि इसलिए तो जानते ही होंगे, 1/r रेडियन का कोण बनाएगी। तो इसीलिए अगर हम L यूनिट ले लें तो क्या हो जाएगी, 1/r गुने L रेडियन का यह कोण बनाएगी, तो बराबर में कितना हो जाएगा, L/r रेडियन हो जाएगा। L/r रेडियन कौन सा कोण बना रही है, L चाप द्वारा बना रही है ना, बट अकॉर्डिंग टू फिगर
एक फिगर से हम लोग क्या देखते हैं, फिगर से हम देख रहे हैं कि यह एल चाप जो है वह कितना कोण बना रही है, थीटा रेडियन का कोण बना रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो अकॉर्डिंग टू फिगर थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा आर रेडियन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बराबर एल बटा आर। यह एक फार्मूला हो गया, किसके किसके बीच में संबंध हो गया, आर थीटा और एल के बीच में, जहां की आर क्या है, रेडियस है सर्किल का, थीटा क्या है, एल क्या है, एक चाप है जो वृत्त पर लिया गया है, और थीटा क्या है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है। तो यहाँ थीटा जो होगा हमेशा किस चीज में लिया जाएगा, रेडियन में लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब इससे हम दो फार्मूला और तैयार कर सकते हैं। पहला फार्मूला देखिए, एल बराबर क्या हो जाएगा, आर थीटा, और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला हो जाएगा आर बराबर एल बटा थीटा। ठीक है, इसी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये दोनों फार्मूला हम ड्राइव कर लिए हैं। समझ में आ गया रिलेशन क्या सब है, थीटा एल और आर में रिलेशन हमने समझ लिया, थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। चलिए अब देखिए कि डिग्री में अगर कोण दिया हुआ है तो उसको रेडियन में निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बनाया जाता है। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ हम अभी देखते हैं। हमने क्या देखा था, किसी भी सर्किल के हमने क्या देखा था कि किसी भी सर्किल के सेंटर पर कुल कितना एंगल बनता है, किसी भी सर्किल के सेंटर पर कुल एक बार में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। हम लोग ये पढ़े थे किसमें, डिग्री मेजर में हमने पढ़ा था कि सर्किल के सेंटर पर उसके परिधि द्वारा कुल एक बार में 360 डिग्री का कोण बनता है। और रेडियन मेजर में हमने क्या पढ़ा कि यह 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री इक्वल होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री है, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा 2 पाई डिग्री। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 180, या 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन बराबर क्या आ गया, 180 बटा पाई डिग्री आ गया। तो इसके लिए हम लोग अब फार्मूला क्या ज्ञात करेंगे, इसीलिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसीलिए रेडियन में, इसीलिए डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर बराबर हो जाएगा पाई बटा 180, या फिर रेडियन मेजर बराबर सबसे पहले हाँ डिग्री मेजर बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर बराबर 180 बटा पाई, ओहो, डिग्री मेजर बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई गुना रेडियन मेजर। ठीक है, और रेडियन मेजर बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन मेजर बराबर हो जाएगा, रेडियन मेजर बराबर पाई बटा 180 गुने डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर ये किससे निकला, इस यहाँ जो हम देखे थे 2 पाई बराबर 360 डिग्री हो जाता है, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, उसी से हमने इसको फाइंड कर लिया कि 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 180 बटा पाई डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर बराबर 180 बटा पाई रेडियन, 180 बटा पाई इंटू रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर बराबर 180 पाई बटे 180 गुना डिग्री मेजर। वही फार्मूला आपको यहाँ लिखा गया है, रेडियन मेजर बराबर पाई बटे 180 गुना डिग्री मेजर, और रेडियन मेजर बराबर डिग्री मेजर बराबर 180 बटा पाई गुना रेडियन मेजर। इस फार्मूला को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग जब भी रेडियन में माप निकालते हैं ना, रेडियन में माप निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि उसको पाई में लाना पड़ता है। तो पाई में लाना पड़ता है रेडियन मेजर को, इसीलिए जब भी रेडियन एलएचएस में आया तो आरएचएस में क्या होगा, पाई आएगा। तो पाई बटे 180 गुना डिग्री मेजर कर लेंगे। बाद बाकी जब डिग्री मेजर निकालना होगा तो 180 बटे पाई गुना रेडियन मेजर करेंगे। ठीक है,
हमने इसके रिलेशन को भी पढ़ लिया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसी फार्मूला का यूज करके हम निकालते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि डी बराबर आपको दिया गया है कितना, डी बराबर दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो रेडियन मेजर बराबर अभी फार्मूला क्या पढ़े थे, पाई बट्टा 180 गुना डिग्री मेजर। तो 30 छके 180 बराबर कितना हो गया, पाई बट्टा 6 रेडियन। देखिए पाई बट्टा 6 आ गया। उसी तरह से 45 डिग्री का निकाल लेंगे, 60 डिग्री का निकाल लेंगे और अंतिम में 360 डिग्री तक इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, 30 डिग्री बराबर पाई बट्टा 6 रेडियन, 45 डिग्री पाई बट्टा 4 रेडियन, 60 डिग्री पाई बट्टा 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बट्टा 2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई बट्टा 2 रेडियन और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, हो थ्योरी इसका खत्म हो गया एक्सरसाइज 3.1 के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि हमको जगह थोड़ा मिल जाए। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर को क्या करना है, रेडियन मेजर में फाइंड करना है, ये आपको कह रहा है। ठीक है, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, इसीलिए रेडियन मेजर बराबर क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180। फार्मूला याद कीजिए, अभी बताए थे रेडियन रहेगा बाएं में तो बाहर उधर क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180 हो जाएगा। पाई बट्टा 180 गुना डिग्री, डिग्री मेजर तो 25। तो ये हो गया कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 25 25, यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 36 बराबर कितना हो गया 5 पाई बटा 36। ये हो गया इतना रेडियन। मतलब क्या हो गया कि 25 डिग्री बराबर 5 पाई बटा 36 रेडियन। चलिए दूसरा नंबर, डिग्री बराबर आपको कितना दिया गया है, -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, डिग्री में तो दिया हुआ है ही, मिनट में भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो वहाँ पढ़ा है फार्मूला में डिग्री मेजर में ही सिर्फ रहना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ डिग्री मेजर में था, डायरेक्ट यहाँ फार्मूला में रख दिए, लेकिन यहाँ डिग्री और मिनट दोनों में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए एक आसान सा तरीका हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे 30 डिग्री को हम क्या करें, 30 मिनट को क्या करेंगे डिग्री में बदल लेंगे। अब देखिए कि हम क्या जानते हैं कि हम जानते क्या है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। अब देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं 70 डिग्री। अब देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 डिग्री होता है, तो इसीलिए 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए 30 डिग्री बराबर कितना हो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 30/60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 दूनी के 60 बराबर 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मिनट को हम लोग लिख लेंगे 1 मिनट। तो यहाँ क्या है 47 डिग्री है ना, प्लस इसको हम तोड़ के क्या लिखे हैं 1/2 डिग्री ना, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 डिग्री। चलिए अब इसको हम क्रॉस जोड़ घटाव गुना भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 7 दूनी के 14, 4 दूनी के 8, 1 9 +1 इतना हो गया डिग्री। बराबर में क्या आ जाएगा -95/2 डिग्री। माइनस का चिन्ह जैसा का था वैसे ही रखते चले जाएंगे। अब देखिए डिग्री हमको निकल गया, तो अब रेडियन मेजर निकाल लेंगे उसी फार्मूला का यूज करके, पाई बट्टा 180 गुने 95/2। ठीक है, फिर 95 से 5 से 19 × 5 = 95, यहाँ हो गया 5 तिहाई 15, 5 36 36। अब तो कटेगा नहीं, बराबर में हो जाएगा 19 पाई बट्टा 36 दूनी 72 इतना रेडियन। ठीक है, एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट में आते हैं, एक का थर्ड पार्ट।
इसमें क्या कर रहा है, डिग्री बराबर दिया हुआ है 240 डिग्री, इसीलिए रेडियन मेजर बराबर क्या हो जाएगा, पाई बट्टा 180 गुना 240, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद छतरी का 18 छः चौका 24 बराबर में क्या हो गया 4 पाई बटा 3 रेडियन। चलिए चौथा नंबर में आ गया। अब चौथा नंबर में देखिए 520 डिग्री है, 520 डिग्री डी बराबर कितना दिया हुआ है 520 डिग्री, तो इसीलिए रेडियन मेजर बराबर कितना हो जाएगा पाई बट्टा 180, रेडियन मेजर बराबर पाई बट्टा 180 या गुना कितना आया है 520 ना, 520 दिया गया है, तो ये जीरो कट गया, यहाँ हो गया अब कितना 2 9 18 26 दूनी 52, तो बराबर हो गया 26 पाई बटा 9 रेडियन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन निकाल लिए 4 नंबर तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब क्या किया है कि डिग्री मेजर आपको निकालना है, जबकि रेडियन मेजर आपको दिया गया है। अब रेडियन मेजर दिया गया है, तो अब डिग्री मेजर कैसे निकलेगा देख लीजिए। देखिए पहला नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियन मेजर बराबर कितना दिया गया है, रेडियन मेजर बराबर दिया गया है 11/16। सो डिग्री मेजर बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 180 बटा पाई गुना 16 बटा 11 बटा 16 ना, 11 बटा गुना 11 बटा 16 बराबर। देखिए अब क्या कर रहा है कि पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है 22/7 लेना है, तो 180 बटा अब देखिए कि 22/7 नीचे में रखेंगे, तो उसको अगर हम 22/7 से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हम भागा देंगे तो गुना में परिवर्तित करना पड़ेगा, जैसे 1/22/7 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 गुना 7/22 लिख सकते हैं ना, 1/7 गुना 22। तो उसी तरीका से नीचे वाला जो रहता है वो क्या हो जाता है, गुना में बदलने पर पलट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/22 गुना 11/16, तो 11 का 11, 11 दूनी 22। अब ये कट जाएगा, फिर 2 से 2 8 16, 2 9 18, उसके बाद 0, फिर 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 45 दूनी 90। जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हुआ था कट के, ये 8 बचा था। अब देखिए 45 गुना 7 हो गया, तो 7 पंचा 35, 7 चौका 28, 3 8 3 11 31, 315/8, यह डिग्री हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिग्री फ्रैक्शन में यह दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री इसको मिनट और सेकंड दोनों में बदल लेंगे। अब मिनट और सेकंड में यह कैसे बदलेगा इस चीज को समझते हैं हम लोग। अब देखिए 315 में अगर हम 8 से भागा देते हैं तो क्या होगा, 315 में 8 से भागा देंगे तो हो जाएगा 8 तरीका 24, तो यहाँ हो गया 7 4 11, ये कट गया 5 9 8 72, यहाँ बच गया 3, शेष में 3 बच गया। यह क्या था, डिग्री में था, तो यह भी डिग्री में होगा और यह रिमाइंडर भी डिग्री में होगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमको आया 39 डिग्री। अब देखिए इस डिग्री को, अब ये 8 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे। तो इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो बराबर 3 से 60 में गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 180, ये हो गया मिनट। फिर क्या करेंगे, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 दूनी के 16, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ 0, फिर 8 दूनी के 16, यहाँ भी फिर 16, 4 बच गया। ये 4 क्या बचा, मिनट में बचा, यहाँ भी 22 मिनट हो गया, तो यह हो गया 39 डिग्री 22 मिनट। अब देखिए यह 4 मिनट बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अब सेकेंड में बदलेंगे, तो 4 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, तो बराबर में कितना आ गया, अब देखिए तो 4 गुना 60 तो कितना हो गया 240 ना, 240 सेकेंड है, इसमें हम 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, तो ये कट गया, यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया सेकेंड। मतलब ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और
29 सेकेंड। समझ में आ गया? डिग्री मिनट और सेकेंड में हम कैसे बदलते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करना समझ गए। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। इसीलिए इसको एकदम ध्यान से भागा देने के लिए सीख लेना है कि कब कैसे किस तरह से किस में भागा देना है, और किसको किस में बदलने के लिए हमको किससे कितना बार भागा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि रेडियन मेजर बराबर आपको दिया गया है 4, आर बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, रेडियन मेजर बराबर आपको दिया गया है -4 रेडियन। तो डिग्री मेजर बराबर क्या हो जाएगा, 180/पाई गुना -4। ठीक है, बराबर देखिए 180 को हम बटा 22 गुना 7 लिखेंगे तो उसको 7/22 लिख सकते हैं। ठीक है, गुना में -4 तो माइनस पहले लगा लिए तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 11 यहाँ हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, हाथ में बचा 5, 7 5 12 ना, 7 का 7 5 12, 1260/11। तो ये क्या हो गया, -1260/11। और अभी भागा देने के लिए आपको सिखाए थे, तो आप उसी तरह से इसमें भी भागा दे देंगे। भागा देने के बाद आपको इसका आंसर किस चीज में आ जाएगा, मिनट और सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ओहो यहाँ 2 था ना, सॉरी, यहाँ 2 से काटेंगे ना तो यहाँ 1260 नहीं होगा, इसको गुना करने पर ज़्यादा आ जाएगा। इसको गुना करने पर आपको आएगा कितना, इसको जब आप गुना करेंगे तो इसको आएगा 2520। 7 गुना 14 कर देंगे तो 2520 आ जाएगा, 2520। ठीक है, -2520/11। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमको देगा कितना, 2520। इसमें आप डिवाइड कर लेंगे अपने से तो यह हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 29 सेकेंड। 229 डिग्री 229 डिग्री 5 मिनट 29 सेकेंड। यह कैसे निकलेगा, अभी जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे किस तरह से भागा देना है। दूसरा नंबर में एक ही, हाँ ये पहला नंबर ही था, ये पहला नंबर में हम बताए थे कैसे भागा देना है, उसी तरह से यहाँ भागा दे करके हम इसको भी डिग्री मिनट और सेकेंड में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसका तीसरा में रेडियन मेजर बराबर कितना दिया गया है, 5π/3। अब देखिए 5π/3 है, तो हम लोग इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 डी बराबर कितना हो जाएगा, 180/पाई गुना 5π/3। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 का 3, 3 6 के 18 बराबर कितना हो गया, 600 56 36 300 डिग्री। अब देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर में आपको दिया गया है, चौथा नंबर में आपको दिया गया है कितना देख लीजिए, चौथा नंबर में 7π/6 रेडियन ना, तो रेडियन बराबर कितना दिया गया है, रेडियन बराबर दिया गया है 7π/6 रेडियन। ठीक है, तो डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर बराबर 180/पाई गुना 7π/6। तो ये हो जाएगा 6 तरीके 18 30 हो गया, यहाँ पाई पाई कैंसिल हो गया, बराबर 7 1 21 210 डिग्री हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से समझ गए होंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है ए व्हील 360 रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कह रहा है कि एक व्हील जो है, एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार घूमती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इन इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब कह रहा है कि एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार घूमती है, तो वह 1 सेकेंड में सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बनाएगी, यह हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि वह पहिया 1 सेकेंड में कितना बार घूमती है। नहीं, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ क्वेश्चन के द्वारा क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हील व्हील
in 60 second revolute 360 टाइम्स। ठीक है, मतलब जो है एक एक पहिया जो है, एक पहिया 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में क्या करती है, 60 सेकेंड में, या 1 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड लिखेंगे 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड में क्या करती है, 360 बार घूमती है। तो वह क्या करेगी, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगी, 360 बटा 60। तो ये कट गया, 6 के 36 बराबर 6 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद 6 रिवॉल्यूशन करेगी, 6 बार घूमेगी, तो यही निकालना था 1 सेकेंड में वह कितना बार घूमेगी। तो हमको निकल गया कि वह 6 बार घूमेगी। अब देखिए कि अब हम क्या जानते हैं कि एक बार मतलब एक बार सर्कल के सरकमफ्रेंस से सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो अगर हम इसी को 6 बार कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई में 6 से गुना करना पड़ेगा। तो चूंकि इन वन रिवॉल्यूशन एंगल 2 पाई रेडियन मेड इन ऑन सेंटर। ठीक है, इसीलिए अब देखिए कि अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन सेंटर पर कोण बनता है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना कोण बनेगा, तो 6 रिवॉल्यूशन में बनेगा, 6 रिवॉल्यूशन में कितना कोण बनेगा, तो 2 पाई या गुना 6 हो जाएगा। तो बराबर 6 दूनी के 12, 120, 6 दूनी के 12 ना 120 होगा, 120 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। मतलब जो है वह पहिया जो है सो 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगी और उसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कुल कोण कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन का हो जाएगा। यही आपको निकालना था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन एट सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कि रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियस है जिसका आर्क कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आर्क मतलब एल हो गया, एल बराबर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, मान के चलिए इस सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ये है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पर आर्क एक बना हुआ है कितना का, 22 सेंटीमीटर का। कितना है, 22 सेंटीमीटर का। इस सर्कल पर कितना लिया गया है, 22 सेंटीमीटर का एक चाप लिया गया है, आर्क लिया गया है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बनेगा। तो मान लेते हैं थीटा रेडियन का कोण बन रहा है। तो थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बराबर हम लोग जानते हैं एल बटा आर, फार्मूला हम लोग पढ़े थे रिलेशन इसके बारे में जब हम जान रहे थे। तो थीटा बराबर एल बटा आर होता है। तो थीटा बराबर, अब देखिए एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 बटा आर का वैल्यू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा या फिर रहने दीजिए इसको, इतना ही रहने देते हैं। या थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एल बटा आर, तो 22 बटा 100 रेडियन हो गया। अब कह रहा है कि मेजर इन सबटेंडेड, किसमें कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर, इसमें डिग्री में निकाल, लेकिन ये कह रहा है ना, तो हमको तो यह लिख रहा है रेडियन में, तो इसीलिए डिग्री मेजर बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर बराबर डिग्री
मेजर बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि डिग्री में लेना होता है तो 180 बटा पाई से हम लोग गुना करते हैं, तो 180 बटा पाई गुना 22 बटा 100। तो और आपको पाई का वैल्यू कितना लेने का रहा है, 22/7 लेने का रहा है, तो गुना यहाँ नीचे में पाई है तो यह जो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो 7/22 गुना 22/100। ठीक है, 22 कैंसिल हो गया, यह जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 2×5 = 10, यहाँ हो गया 2 × 9 = 18, तो बराबर कितना हो गया, 963/5 डिग्री हो गया। और इसको जब हम रेडियन में बदलेंगे तो फार्मूला आपको बताए थे कैसे कैसे भागा देते हैं, भागा देने के लिए हम लोग तो जान ही रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसको हम लोग भागा दे देंगे। भागा देने पर आपको आ जाएगा यह 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। ठीक है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिग्री को हम लोग अक्सर क्या करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, उसको डिग्री और मिनट सेकेंड में बदल लेते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अब माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि यह कह क्या रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि यह सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है। मान लेते हैं कि यह सर्कल है, हो सकता है आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा हो, लेकिन मान लेते हैं, मैथमेटिक्स में तो मानना ही पड़ता है। तो हम क्या किए कि इसके सेंटर को हम मान लिए O और इसका रेडियस O है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमीटर बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर बराबर डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, तो इसीलिए रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, 40/2 इज इक्वल टू 20 दूनी के 40, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक कॉर्ड है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक कॉर्ड मतलब होता है जीवा, एक जीवा भी क्या है, वह कितना सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, मतलब यह भी आपको कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि माइनर आर्क, इसको अगर हम बी मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, तो कह रहा है कि इस माइनर आर्क को निकालने के लिए, मतलब इसका लंबाई निकालने के लिए, इसमें दो आर्क बन रहा है ए बी के द्वारा, इस कॉर्ड ए बी के द्वारा दो तरह का आर्क बन रहा है, एक बन रहा है माइनर आर्क जो कि यहाँ से यहाँ तक रेड कलर में आपको दिख रहा है, और एक बन रहा है मेजर आर्क जो कि बी से लेकर के इस तरह से घूम के ए पर जो पहुंचा है वो क्या है, मेजर आर्क है। तो हमको निकालना है माइनर आर्क, इसका कितना होगा। माइनर आर्क निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, माइनर आर्क, यहाँ पर अगर हम एल, इसको हम एल मान लें, ए बी की लंबाई को अगर हम एल मान लें, तो यहाँ पर एक थीटा, हम इस एंगल को अगर हम निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा, यह आर्क निकल जाएगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं इस त्रिभुज में, इन ट्रायंगल ए बी, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, ओ ए क्या है, रेडियस है इसका, और ओ बी क्या है, यह भी रेडियस है। तो चूंकि रेडियस बराबर हमको 20 सेंटीमीटर है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो दोनों बराबर बराबर 20 सेंटीमीटर का। और ए बी क्या है, कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है जो कि क्या है, 20 सेंटीमीटर का है। तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, यह आपको दिया गया है। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी हम क्या देख रहे हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का गुण क्या सब होता है, उसके प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं तथा उसके प्रत्येक कोण समान होते हैं तथा 60 डिग्री के होते हैं। इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कि यह तो डिग्री में है, लेकिन हमको थीटा बराबर एल बटा आर वाला फार्मूला जो है उसको निकालने के उसमें उसको उस फार्मूला में थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए थीटा किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो बराबर रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बटा 180 गुना 60 डिग्री। तो 6 का 6 तरीके 18 बराबर कितना हो गया, पाई बटा 3 रेडियन हो गया। अब देखिए थीटा का वैल्यू हमको निकल गया, या थीटा बराबर हमको कितना आ गया, पाई बटा 3 रेडियन। अब हमको निकालना है एल। नौ एल बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, थीटा बराबर एल बटा आर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर आर थीटा। यह भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो एल बराबर कितना हो गया, एल थीटा आर थीटा। तो एल का वैल्यू आर थीटा, आर का वैल्यू कितना है हमको 20, और थीटा का वैल्यू पाई बटा 3 हमको आया है। तो बराबर में कितना हो गया, 20 पाई बटा 3। यही निकालना था, इतना सेंटीमीटर। 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इसका माइनर आर्क हो गया, या माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी इज इक्वल टू 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में अब आते हैं। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका आर्क क्या है, समान लंबाई का है। सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 70 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो फिगर बनाते हैं। फिगर बना लेते हैं। इस फिगर में इसको हम मान लेते हैं ओ ए, इसका सेंटर ओ मानते हैं O1, यह इसका रेडियस हो गया ओ ए, इसको मान लेते हैं R1, और इस पे एक आर्क लिया हुआ है L, जो कि सेंटर पर कितना कोण बनाती है, पहले 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह कितना करती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सर्कल है, मान के चलिए यह दूसरा सर्कल है, और इस दूसरे सर्कल में यह सेंटर है O2। ठीक है, इसका रेडियस है R2, इसको मान लेते हैं A2, और चाप की लंबाई सेम लेनी है। जितनी जितनी लंबाई का चाप वहां लिए हैं हम, उतनी ही लंबाई का चाप यहाँ भी लेंगे। ठीक है, चाप की लंबाई सेम लेंगे, यहाँ भी L लेंगे, और यह केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 75 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 75 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि R1 और R2 का रेशियो क्या होगा। तो उसको निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा 1 बराबर मान के चलिए 60 डिग्री है। तो इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, पाई बटे 180 गुना 60, तो 60 तिहाई के 180, या थीटा 1 बराबर कितना हो गया, थीटा 1 बराबर आ गया पाई बटा 3 रेडियन, पाई बटा 3 रेडियन। अब देखिए इसीलिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए थीटा बराबर क्या होता है, L बटा आर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, L बटा थीटा, ये फार्मूला हो गया। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, L तो वैल्यू L ही है, तो L बटा थीटा वन का वैल्यू पाई बटा 3, या L1 बराबर सॉरी R1 बराबर कितना हो जाएगा, या R1 बराबर आपको कितना आ गया, R1 बराबर 3L बटा पाई। कोई दिक्कत,
चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए इस सर्किल में आते हैं हम। इस सर्किल में थीटा टू बराबर मान के चलिए कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। तो इसी को हम अगर डिग्री रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, पाई बटे 180 से गुना करना पड़ेगा, पाई बटे 180 गुना 75 रेडियन। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, कटने वाला है तो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 का 5, 5 25, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 1 15, 5 6 30, फिर 3 5 15, 12 तिया 36। तो यह कितना हो गया, थीटा टू बराबर 5 पाई बटा 12 रेडियन। ठीक है, 5 पाई बटा 12 रेडियन आ गया। इसीलिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर L बटा थीटा। तो L का वैल्यू L ही लेंगे, L ही ना है, बटा थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू 5 पाई बटा 12 आ गया, 5 पाई बटा 12 आ गया। या थीटा R2 बराबर कितना आ गया, 12 L बटा 5 पाई। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब R1 और R2 का रेशियो हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो R1 और R2 का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा दे देंगे तो R1 और R2 का रेशियो निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर, इसका वैल्यू कितना है 3L बटा पाई, 3L बटा पाई, भागा में 12L बटा 5 पाई, 12L बटा 5 पाई, या R1 बटा R2 बराबर हो गया 3L बटा पाई गुना 5 पाई बटा 12L। ठीक है, अब देखिए इसमें हम L काट देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद यह पाई पाई कट गया, तो यह R1 बटा R2 बराबर कितना हो गया 5 बटा 4। इसी को हम दूसरे भाषा में लिखेंगे R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। इसी को हम क्या पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, R1:S2 बराबर इक्वल टू 5:4। यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियंस through which pendulum swing its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length। ठीक है, कह रहा है कि एक पेंडुलम है जो कि 75 सेंटीमीटर लंबा है। मान के चलिए एक पेंडुलम इस तरह से लटका हुआ है। ठीक है, यह कितना है 75 सेंटीमीटर का है, और क्या करता है, यह हिलना शुरू करता है। जब हम इसको हिलाते हैं यह इस तरह से हिलता है। तो यह जो लंबाई हमको मिल रहा है, यह एक बार मिलता है 10, दूसरे बार मिलता है 15, तीसरे बार मिलता है 21। तो हमको R बराबर कितना है 75। ठीक है, यह भी 75। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R बराबर कितना है, R बराबर 75 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर है, cm R बराबर 75 सेंटीमीटर। तो L बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए थीटा बराबर L बटा R 10 बटा 75। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 15 5 75 बराबर कितना हो गया 2 बटा 15 रेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर। R बराबर 75 सेंटीमीटर, L बराबर 15 सेंटीमीटर, इसीलिए थीटा बराबर 15 बटा 75। तो 15 15 50 75 बराबर 1 बटा 5 रेडियन। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर, R बराबर 75 सेंटीमीटर, L बराबर 21 सेंटीमीटर, इसीलिए थीटा बराबर 21 बटा 75। तो हो गया 3 3 7 21, यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 3 5 15।
बराबर 7/25 रेडियन। तो इस तरह से हम इसका टोटल आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। चलिए, यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल खत्म, सॉरी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। अब इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर दे रहे हैं। इसका स्कैनर यहाँ बन जाएगा, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है इसलिए स्कैनर बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो स्कैनर आपको मिल जाएगा, आप उससे जितना अभी तक पढ़ चुके हैं इसके बारे में वो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी और उसका सॉल्यूशन पूरी पढ़ चुके हैं। आप स्कैनर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर लें, हम आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे और आपके मैसेज का हम ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।